हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मैं जा रहा हूँ डैड, युग ने गुस्से से कहा। प्लीज इन दोनों को संभालिए। जयराज अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बस हल्के से मुस्कुराया। प्रीति जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, उसकी मुस्कान देखकर चौंकी। आप मुस्कुरा रहे हैं? क्या आपको उसकी फिक्र नहीं? जयराज ने बहुत सहज स्वर में कहा। मेरी नजरों से वो कहाँ जाएगी? फिर उसने सबकी ओर देखा। आप लोग आराम से रहें, मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा, अभी मुझे जाना है। इतना कहकर वो धीमे कदमों से बाहर निकल गया। कार की स्टीयरिंग थामे जयराज शांत दिख रहा था, मगर भीतर एक ज्वालामुखी खदबदा रहा था। जानवी कहाँ है? वो बुदबुदाया। वो लड़की इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है? मुझसे बात तक नहीं की। अगर मुझे उस घर में देख लिया था तो वो मेरे पास आ सकती थी। क्या इतनी है नाराज मुझसे? सवाल करती वो मुझे, हक था उसका। उसके होठों पर हल्की कड़वाहट तैर गई। इतना भी क्या गुस्सा? जयराज की आंखों में जानवी का चेहरा उभर आया। उसके जहन में आवाज गूंज रही थी। वो जान है मेरी, और मुझे अपनी जान कितनी प्यारी है ये दुनिया समझ भी नहीं सकती। वो 19 साल की लड़की जानवी, जिसे वो प्यार से जानू कहता था, उसकी जिंदगी में आई और उसकी सोनी उलझनों से भरी दुनिया को जैसे सुकून से भर गई। जयराज शांत इसलिए था क्योंकि जानवी थी, वरना उसकी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। एक तरफ बेटा जो उससे लगातार दूर होता जा रहा था, दूसरी तरफ बिजनेस जो हमेशा नए मोड़ों पर चिंता में डाल देता था। परिवार की ओर से तो वो बहुत पहले ही खुद को अलग कर चुका था, मगर जब से जानवी आई थी सब बदल गया था। उसकी और जानवी की शादी ने जैसे उसकी दुनिया ही बदल दी थी। अब उसे बेटे की चिंता नहीं रही थी। माता पिता खुश थे। अब उसके 3 बच्चे थे। जानवी के कारण ही तीनों बच्चों को अच्छे संस्कार मिले थे। जयराज के दोनों भाई अपने अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, मगर जयराज का जीवन जानवी के आने के बाद से स्थिर और सफल हो गया था। सब कुछ अगर किसी एक के कारण हुआ था तो वो जानवी थी, और जयराज एक बार जब उसका हो गया तो फिर पूरी तरह उसी का हो गया था। जानवी ने नींद में करवट ली तो अचानक उसे एहसास हुआ कि बिस्तर पर कोई और भी है। वो चौंकी, उठकर बेड के पास गई और दीवार पर लगे लाइट स्विच को ऑन किया। लाइट जलते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने जयराज लेटा हुआ था। आप? उसके लबों से बस इतना ही निकला। जयराज ने टेबल पर रखा फोन उठाया, टाइम देखा और आंखें फिर से बंद कर लीं। जानू, अभी रात है, सुबह बात करेंगे। जानवी कुछ देर उसे हैरानी से देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? जयराज ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मैं तो तुम्हारी लाइफ में बहुत पहले आ चुका हूँ, भूल गई क्या? जिस दिन हम कैफे में मिले थे, जिस दिन हमारी शादी हुई थी, और हाँ, जिस दिन हम उस लड़की के कमरे में मिले थे। जानवी की आंखों में गुस्सा तैर गया। जयराज बिस्तर से उठा और जानवी का हाथ पकड़कर उसे धीरे से बेड पर बैठा दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जानवी ने शांति से कहा। तुम हमेशा जहाँ जाती हो मुझे पता होता है, जयराज ने शांति से कहा। मतलब ये कि मैंने तुम्हारी गाड़ी में ट्रैकर लगवाया हुआ है, और सिर्फ गाड़ी में ही नहीं, तुम्हारे मंगलसूत्र में भी एक छोटा सा डिवाइस है। उसने हल्के से उसकी चेन को छूते हुए कहा, ताकि तुम्हें कभी खो ना दूं। क्या आप मुझे इंसान नहीं, चीज समझते हैं? जानवी की आंखों में आंसू थे। मैं जानता हूँ तुम मन की शांति के लिए महादेव आश्रम आई थी, मगर जानू, मेरी हरकतें तुम्हें इतनी तकलीफ देती हैं, मुझे नहीं पता था। आपको सब पता है, मगर आप मानते नहीं। चलो, जयराज ने कहा, अब मैं तुम्हारी डैड से बात कराता हूँ। उसने फोन लगाया। दूसरी ओर राजन सिंघानिया थे। उन्होंने जानवी से बात की और सारी सच्चाई बताई। अब जानवी थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी भरोसे की कमी थी। कभी माया श्रीवास्तव, कभी दिव्या सेठी, मैं कब तक सहूं ये सब? वो फूट पड़ी। अगर आपकी जगह मैं होती और किसी और आदमी के साथ आप मुझे देखते तो उस आदमी को जान से मार देता, जय ने तीखे स्वर में कहा। तो आपको जवाब मिल गया जयराज जी, आप कृपया जाएं यहाँ से। जानू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर कभी गलती हुई तो तुमसे माफी मांगता हूँ, जयराज ने धीमे से कहा। मगर जानवी अब सुनने के मूड में नहीं थी। वो खड़ी हुई और खिड़की की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक तूफान। जयराज उसे देखता रहा।
वो जानता था ये रिश्ता जितना गहरा है उतना ही नाजुक भी। प्लीज़ मेरी सीरीज़ पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जानू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर कभी कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। जयराज ने धीमे से कहा, जैसे शब्द उसके दिल से सीधे बाहर आ रहे हों। मगर जानवी अब सुनने के मूड में नहीं थी। वो चुपचाप खड़ी रही और खिड़की की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक तूफान। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर कह ना सकी। जयराज उसे देखता रहा। वो जानता था ये रिश्ता जितना गहरा है उतना ही नाजुक भी। एक फूंक भी इसे तोड़ सकती थी। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा था। बाहर आधी रात का सन्नाटा था। आश्रम के गलियारों में हल्की हल्की रोशनी जगमगा रही थी। यही वो महादेव आश्रम था जहां जानवी कभी कभी बच्चों के साथ आ जाया करती थी। राजन और जया सिंघानिया भी यहां अक्सर आते थे। ये जगह उसके लिए शांति का प्रतीक थी। जब जानवी ने कुछ समय पहले जयराज को एक फ्लैट में किसी और औरत के साथ देखा था तो उसका मन भीतर से टूट गया था। ऐसे वक्त में उसे सबसे पहले यही आश्रम याद आया। गुरुजी, जो जानवी को स्नेह से देखते थे, उसे सच्चाई और सहारा देते थे। पीछे से जयराज उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। माफ कर दो मुझे जानू, जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी उसी दिन से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। जानवी अब भी बाहर देख रही थी। उसकी सांसें गहरी थी मगर जुबान चुप। जयराज ने पीछे से उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। उसने अपने दोनों हाथ धीरे से उसके पेट के पास रख दिए, उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो चाहता था कि जानवी को ये एहसास हो वो अब भी उसी की है। जानवी उसे बहुत चाहती थी। वो जानती थी कि जयराज ने उसे हमेशा इज्जत दी, एक पत्नी, एक माँ और एक बहू का दर्जा दिया। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन जयराज के साथ उसका जीवन एक सुंदर मोड़ पर था। जयराज ने उसे संवार दिया था। धीरे से जानवी ने कहा, हमें अभी बच्चों की शादियां करनी हैं, ऐसे नाराज होकर कैसे चलेगा सब? जयराज ने उसकी बातों में सच्चाई देखी। मैं वो ट्रिप कैंसिल नहीं करना चाहता था जान, पर अचानक उसका फोन आया कि उसकी बेटी की हालत बहुत सीरियस है। उसने मुझसे एक बार मिलने की भीख मांगी। मैं मना नहीं कर सका। जानवी ने आंखों में आंसू भरकर उसकी ओर देखा। तो आप मुझे बता सकते थे, आपने मुझसे कब कुछ छिपाया था? हिम्मत नहीं हुई, डरता था, क्योंकि इंसान जिसे सबसे ज्यादा चाहता है उसी से डरता है। तुम्हारे प्यार से डरता हूँ। जयराज की आवाज भर्राई हुई थी। गुस्सा तो बहुत है मुझे, लेकिन जाना भी वहीं है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जानवी ने नजरें फेर लीं। जयराज हल्के से मुस्कुराया। तो चलो, मैं तुम्हारा गुस्सा धीरे धीरे उतार दूंगा। वे दोनों जाकर बेड पर बैठ गए। जानवी का दिल अब भी भारी था, पर जयराज का साथ उसके लिए हमेशा सुकून देता था। सुबह आश्रम में गुरुजी के दर्शन करने के बाद वे दोनों वापस लौटे। तीनों बच्चे बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। राजन सिंघानिया खुद को कोस रहा था। मुझे ऐसी स्टूपिड बात नहीं करनी चाहिए थी, उसने कहा। जया उसे समझा रहा था। कोई बात नहीं, मैं जानवी को समझा लूंगी। जैसे ही वे घर पहुंचे, तीनों बच्चे दौड़कर जानवी से लिपट गए। मॉम, अगर कोई बात थी तो आप हमें बताती, ऐसे क्यों चली गईं? युग ने उदासी से कहा। मैं तुम्हारा बेटा हूँ और जो भी हो जाए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसने जानवी का हाथ पकड़ लिया। हम दोनों भी आपके साथ हैं, बाकी दो बच्चों ने कहा और तीनों उसकी गोद में समा गए। हाँ भाई, हमें तो पहले भी कोई नहीं पूछता था, अब भी कोई नहीं पूछेगा, जयराज बोला और सभी हंस दिए। जानवी ने जयराज की ओर देखा और कहा, मैं लौट आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा गुस्सा खत्म हो गया है। मैं अब भी बहुत नाराज हूँ। राजन हाथ जोड़ते हुए बोला, जानवी बेटा, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। जानवी तुरंत उठी और उसके हाथ थाम लिए। आप क्यों माफी मांग रहे हैं डैड? आपकी कोई गलती नहीं थी। आप मुझसे कह सकते थे, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छिपाया। उस फ्लैट की यादें अब फिर जिंदा हो गई थीं। वहीं वो अकेले रही थी जब वो और जयराज कुछ समय के लिए अलग हो गए थे। वहीं पर उन्होंने साथ में कुछ बेहद खूबसूरत पल भी बिताए थे। उन यादों से जुड़ी भावनाएं अब और भी तीव्र हो गई थीं। जयराज ने सबकी ओर देखा, फिर जानवी के सामने घुटनों पर बैठ गया और उसका हाथ थाम लिया। प्लीज जान, माफ कर दो, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसा मत कीजिए। जानवी ने अपना हाथ छुड़ा लिया।
मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मेरा मूड फिर ठीक होगा। ठीक है, टाइम तो तुम ले सकती हो, जयराज ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो अब कपड़े चेंज कर लो। यस मॉम, हम लोग नीचे हैं, आप लोग फ्रेश होकर आ जाइए, फिर साथ में लंच करते हैं, बेटी ने कहा। ठीक है, जानवी ने कहा और राज के साथ ऊपर चली गई। जयराज ने जानवी का हाथ थामा हुआ था। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, जानवी ने अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, जरूरत नहीं इसकी, और वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। जयराज हल्के से मुस्कुराया। जानवी का यूं रूठना असल में यही उसके प्यार की गहराई थी। उसे मनाना अब मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं, वो सोचने लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ठीक है, टाइम तो तुम ले सकती हो, जयराज ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो अब कपड़े चेंज कर लो। यस मॉम, हम लोग नीचे हैं, आप लोग फ्रेश होकर आ जाइए, फिर साथ में लंच करते हैं, बेटी ने कहा। ठीक है, जानवी ने कहा और राज के साथ ऊपर चली गई। जयराज ने जानवी का हाथ थामा हुआ था। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, जानवी ने अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, जरूरत नहीं इसकी, और वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। जयराज हल्के से मुस्कुराया। जानवी का यूं रूठना असल में यही उसके प्यार की गहराई थी। उसे मनाना अब मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं, वो सोचने लगा। युग ने जैसे ही परी का नंबर मिलाया, उसके भीतर कुछ अजीब सी हलचल हुई। फोन की घंटी बजी और जब दूसरी ओर से परी की आवाज आई, हेलो युग, आज उसकी आवाज में अपनापन था। युग ने बिना भूमिका के सीधा कहा, परी, हमारे घर में हमारी शादी की तारीख तय हो रही है। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, फिर परी ने बहुत धीमे से पूछा, कब? युग ने जवाब दिया, मिलकर बात करते हैं। अगली मुलाकात में जब वे आमने सामने आए तो कोई औपचारिकता नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हल्की मुस्कान के साथ हाथ मिलाए, जैसे वक्त ने सब कुछ कहने की जरूरत ही खत्म कर दी हो। युग ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या बात है परी, तुम अब भी वही हो, पूरी तरह से बदल गई लगती हो। परी ने आंखें झुका लीं, लेकिन होंठों पर मुस्कान थी, जैसे वो उसी पल के लिए बनी हो। उन दोनों के बीच कोई शब्द ज्यादा नहीं बोले गए, लेकिन उस हाथ मिलाने में एक वादा था, साथ निभाने का हर मोड़ पर। मुझे अगर पहले से पता होता कि मेरे इजहार का तुम पर ऐसा होगा, तो शायद मैं बहुत पहले ही सब कुछ कह चुका होता, युग ने कहा। अब तो हमारे साथ साथ यश की शादी की बातें होने लगी हैं। अगर वाकई ऐसा हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। मगर सवाल ये है कि लड़की कौन है? क्या कोई लड़की है जो उसे पसंद है? आज शाम को सब कुछ साफ हो जाएगा। शाम को बात करता हूँ, पर मुझे तो लगता है कि उसे पहले से ही कोई लड़की पसंद है। वो अक्सर उससे बातें करता है और आज भी दोनों काफी देर तक वहीं बैठे रहे, बस बातें करते रहे। यश अभी अभी अपने कमरे से बाहर आया था। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि पूरी फैमिली पहले से ही वहां मौजूद थी। हॉल में जयराज सिंघानिया, जानवी, जया, राजन और युग सभी साथ बैठे हुए थे। माहौल कुछ गंभीर भी था और कुछ मुस्कुराहटों से भरा हुआ भी। जानवी यश को देखकर मुस्कुराते हुए, अरे, हम तो तुम्हारी ही बात कर रहे थे। यश थोड़ा चौंक कर, खैर तो है, आप सबको मुझसे कुछ बात करनी है क्या? जया हंसते हुए, वो तो है ही, अब जरा इधर आओ। यश हल्की मुस्कान के साथ दादाजी के पास जाकर बैठ गया। सभी की निगाहें अब उसी पर थीं। दादाजी स्नेह से, देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो निडर होकर बता दो। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारी भी शादी हो जाए। सोच रहे हैं कि दोनों भाइयों की शादी एक ही मंडप में करवा दें। जय, बिल्कुल सही कहा आपने डैड, अब तो वक्त आ गया है कि ये दोनों भाई अपना घर बसाएं। जानवी, हाँ यश, बताओ ना, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? जय ने यश की ओर देखा। सबकी नजरों के बीच यश कुछ पल चुप रहा, फिर उसने नजरें झुकाकर कहा, यश, धीरे और साफ आवाज में, हाँ। उसके इतना कहते ही कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई, फिर सभी के चेहरों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। दादाजी उत्सुकता से, तो कौन है वो खुशकिस्मत, हमें भी तो पता चले। यश नजरें मिलाते हुए, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं उसे, हमारे ही ऑफिस में जो क्लर्क का काम करते हैं, देव, उनकी बेटी। यश की बात पर युग और जयराज ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की निगाहों में एक अनकही बात थी, जो सिर्फ वही समझते थे जो यश नहीं जानता था। जयराज ने एक लंबी ठंडी सांस भरी और फोन उठाकर प्रदीप मेहता का नंबर मिलाया। किसे फोन कर रहे हो? राजन सिंघानिया ने अपने बेटे जयराज से पूछा। 2 मिनट रुकिए डैड, जयराज ने कहा और फिर फोन पर बोला, प्रदीप, वो कुंदन श्रीवास्तव की जो फाइल थी,
हाँ हाँ, वही वाली, लेकर आओ अभी इसी वक्त। पूरा हॉल अब सन्नाटे में डूबा था। यश के साथ साथ उसके दादा दादी और जानवी की नजरें अब जयराज पर टिक चुकी थी। युग जानता था कि ये बात कहाँ जा रही है, लेकिन यश अब भी उलझन में था। वो बोल पड़ा, आप सब क्या कर रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? जानवी ने धीरे से कहा, अभी सब क्लियर हो जाएगा बेटा। युग की नजर अब अपनी माँ पर गई। मॉम, आपको कुंदन श्रीवास्तव और माया श्रीवास्तव का केस याद है? हाँ जानवी, जानवी ने गंभीरता से कहा। यश की शादी का कुंदन श्रीवास्तव से क्या वास्ता? राजन सिंघानिया ने माथा पकड़ते हुए कहा। युग ने धीरे से कहा, बाप बेटी दोनों उसी केस में इन्वॉल्व हैं। तो अब तक वो तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रहा है? राजन ने चौंक कर पूछा। उसे जानबूझकर ऑफिस में रखा गया है डैड। अभी तक उसने कोई सीधी गलती नहीं की है, इसलिए पकड़ा नहीं गया। हम बस यही चाहते हैं कि अगर वो कोई संदिग्ध गतिविधि करे तो हमें तुरंत पता चल सके। महक, जानवी के चेहरे पर अचानक चिंता उभर आई। उसे तो हम भूल ही गए थे। सही बात है, युग ने कहा, हमारी नजरें बस सामने वालों पर थीं। आप ये सब क्या कह रहे हैं? यश अब भी असमंजस में था। 2 मिनट रुक बेटा। राजन सिंघानिया ने यश के कंधे पर हाथ रखा। अभी फाइल आ जाएगी, सब कुछ तुम्हारे सामने साफ हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तो अब तक वो देव वो तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रहा है? राजन ने चौंक कर पूछा। उसे जानबूझकर ऑफिस में रखा गया था डैड। अभी तक उसने कोई सीधी गलती नहीं की थी, इसलिए उसे पकड़ा नहीं जा सका था। हम यही चाहते थे कि अगर वो कोई संदिग्ध गतिविधि करे तो हमें तुरंत पता चल सके। महक, जानवी के चेहरे पर अचानक चिंता उभर आई। उसे तो हम भूल ही गए थे। सही कहा आपने, युग ने गंभीरता से कहा। हमारी सारी नजरें सामने वालों पर थीं, लेकिन पीछे से क्या हो रहा था इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। आप ये सब क्या कह रहे हैं? यश अब भी असमंजस में था। 2 मिनट रुको बेटा। राजन सिंघानिया ने यश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अभी फाइल आ जाएगी, सब कुछ तुम्हारे सामने साफ हो जाएगा। यश परेशान सा एक कोने में बैठा था। उसकी फैमिली तो एकदम से खुश हो गई थी जब उसने कहा था कि उसे कोई लड़की पसंद है, लेकिन जब कुंदन श्रीवास्तव और माया श्रीवास्तव का नाम सामने आया तो माहौल ही बदल गया था। यश को इन दोनों के बारे में सब कुछ पता था, उनका इतिहास, उनके पुराने मामले, सब कुछ। लेकिन जो इस वक्त सामने आ रहा था उसमें महक और उसके पापा का क्या रोल था, ये बात वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। उसे सवाल करने की बजाय शांत रहना ज्यादा ठीक लगा। उसमें अपनी मॉम जानवी के स्वभाव का असर था। वो भी किसी बात पर जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देती थीं, सोच समझकर ही कोई फैसला लेती थीं। यश भी वैसे ही था। उसने चुपचाप बैठकर इंतजार करने का फैसला किया था। थोड़ी ही देर में प्रदीप मेहता खुद एक फाइल लेकर आ गया। आई भाई साहब। जानवी उन्हें देखकर तुरंत खड़ी हो गई थीं। प्रदीप सिर्फ जयराज का असिस्टेंट नहीं था, बल्कि फैमिली जैसा ही हिस्सा था। कोई प्रॉब्लम है? प्रदीप ने अचकचाते हुए पूछा। हमें तुम्हारे उस क्लर्क देव और उसकी बेटी महक के बारे में डिस्कस करना है, जयराज ने गंभीर लहजे में कहा। बोलो, इस केस में वो किस हद तक इन्वॉल्व्ड थे? जयराज सिंघानिया ने जब प्रदीप मेहता से सीधी नजरें मिलाकर कहा, हमें तुम्हारे उस क्लर्क देव और उसकी बेटी महक के बारे में डिस्कस करना है, तो पूरे माहौल में एक अजीब सी चुप्पी भर गई थी। यश की सांसें धीमी हो गई थीं। उसका दिल अचानक जैसे किसी अनकहे डर से भर गया था। प्रदीप ने फाइल खोली और एक एक कागज ध्यान से पलटने लगा था। ये देखिए सर, उसने एक पन्ना आगे बढ़ाया। महक और देव का नाम साफ तौर पर यहाँ लिंक हुआ है। पहले हमें शक था, लेकिन अब हमारे पास प्रूफ है कि ये दोनों व्यक्ति कुंदन श्रीवास्तव से जुड़े हुए थे। इनका काम था इन्फॉर्मेशन लीक करना, बहुत चालाकी से। जानवी ने धीरे से अपने चेहरे पर हाथ रख लिया था। राजन ने गहरी सांस ली थी। युग चुपचाप अपनी मुठियां भींचे खड़ा था और वहीं एक कोने में सोफे के सिरे पर बैठा था यश। उसकी आंखें उस कागज पर टिक गई थीं, जैसे उसमें कुछ ऐसा लिखा हो जो उसकी रूह को तोड़ दे। महक, वही लड़की जिसकी बात आते ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती थी, वही जिसे देखकर उसे जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती थी। और अब वही नाम उस फाइल में दर्ज था जिसने उसके विश्वास को तोड़ दिया था। कमरे में जैसे कुछ पल के लिए समय ठहर गया था। यश अपने कमरे में बिना किसी से कुछ कहे चला गया था, मगर उसके
उसके पीछे पीछे उसके पिता जय भी चले आए थे, वैसे ही जैसे एक साया जो अपने बेटे की तकलीफ को बिना कहे समझ लेता है। यश खिड़की के पास खड़ा था, बाहें सीने पर क्रॉस किए हुए, चेहरा शांत मगर आंखें बेचैन। बाहर की अंधेरी रात को वो ऐसे देख रहा था जैसे खुद को उसमें खो देने की कोशिश कर रहा हो। जय बिना आहट के पास आए थे, धीरे से दरवाजा बंद किया था, कुछ पल तक बेटे को बस देखा था और फिर धीमे कदमों से उसके पास जाकर बगल में खड़े हो गए थे। इतनी रात को भी चैन नहीं है तुझे? जय ने बेहद नरम लहजे में पूछा। आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक बाप का सच्चा दर्द था। यश ने सिर घुमाकर देखा मगर कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक हल्की सी आहट उसके गले में फंसी थी जिसे वो निगल गया था। तू जानता है न बेटा, तो किस रास्ते पर जा रहा है? डैड, यश का गला भर आया था मगर वो फिर भी कुछ कह नहीं पाया था। जय ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तेरा बाप हूँ और तेरे दिल में जो तूफान चल रहा है मैं सब पढ़ सकता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुझे महक से प्यार है, बहुत गहरा प्यार। लेकिन बेटा, ये रास्ता सिर्फ तुझे ही नहीं सबको दुख देगा। यश की आंखों में एक पल को नमी उभरी थी। मैं उसे भूला नहीं पा रहा डैड, उसकी आवाज टूटी हुई थी। मुझे पता है। जय ने उसकी पीठ थपथपाई, मगर हर मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती बेटा। कभी कभी इंसान को अपनी मोहब्बत को दिल में दफनाकर आगे बढ़ना पड़ता है, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। यश की आंखें अब झुकी हुई थीं। वो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा था मगर जय से कुछ भी छुपा नहीं था। और तुझे भी अब अपनी जिंदगी को समझदारी से जीना होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा टूटे। कुछ देर दोनों खामोश खड़े रहे थे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तू बहुत समझदार है यश, और मैं जानता हूँ तू अपने आप को संभाल सकता है, मगर आज अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो सिर्फ एक बाप की तरह जो अपने बेटे को टूटते हुए नहीं देख सकता। यश ने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। मैं कोशिश करूंगा डैड, उसने फुसफुसा कर कहा था। जय ने उसके कंधे से हाथ हटाया और उसका चेहरा अपनी ओर घुमा लिया था। नहीं बेटा, तो सिर्फ कोशिश नहीं करेगा तो खुद को बचा लेगा, और जब वक्त आएगा तो उस मोड़ पर खड़ा होगा जहां से जिंदगी फिर से मुस्कुराएगी। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। यश ने पहली बार अपने डैड की आंखों में देखा था और हल्का सा सिर हिलाया था। जय ने एक लंबी सांस ली थी, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बिना कुछ और कहे कमरे से बाहर निकल गए थे। यश अब भी खिड़की के पास खड़ा था, मगर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ उदासी नहीं, थोड़ी सी उम्मीद भी थी और कहीं गहराई में अपने डैड की बातों की गर्माहट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जयराज धीरे धीरे चलकर यश के कमरे से बाहर आया, पीछे मुड़कर एक नज़र अपने बेटे पर डाली, फिर एक गहरी सांस लेकर चला गया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक उम्मीद भी। उसे अब भी यकीन था कि उसका बेटा समझेगा, और जब समझेगा तो सही रास्ता जरूर चुनेगा। जैसे ही जयराज गया, उसी समय दरवाज़ा धीरे से खुला। जानवी हाथ में थाली लिए कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखों में थकावट तो थी, लेकिन चेहरा एक माँ की ममता से भरा हुआ था। उसे यश की फिक्र थी। जानवी को पता था उसका बेटा उसी के जैसा है, मन के अंदर बहुत कुछ रखता है। मॉम, आप? यश ने देखा तो एक पल को चौंका, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया, क्योंकि अभी उसके डैड उसके पास से गए थे, अभी उसकी मॉम आ गई। खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए, जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि रात को डिनर करने यश नीचे नहीं आया था। यश धीरे धीरे उठकर जानवी के पास बैठ गया। माँ की गोद की वो गर्मी, वो सुकून उसे कहीं और नहीं मिला था। जानवी ने प्यार से एक बाइट उठाई और उसके मुंह की तरफ बढ़ाई। बिना कुछ कहे यश ने खाना खा लिया। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। यश के मन में जो चल रहा था जानवी जानती थी। जानवी को ये भी पता था कि वो शेयर नहीं करेगा, मगर वो माँ थी, उसे अपने बेटे को संभालना था। इस वक्त वो अपना जयराज पर गुस्सा भूल चुकी थी। उसे सिर्फ फिक्र थी तो सिर्फ यश की। बेटा, जानवी ने धीमे स्वर में कहा, जो होता है हमारे वश में नहीं होता, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते। कभी कभी हमें कोई अच्छा लगता है, मगर हम नहीं जानते कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो किस प्लानिंग के साथ हमारे करीब आया है। और हम तो बस दिल से उसे देखने लगते हैं, हमें प्यार हो जाता है, मगर हमें सावधान भी रहना चाहिए, हमारा नुकसान भी हो सकता है। इस वक्त तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। यश ने नीचे देखा, उसके हाथ अब भी थाली पकड़े थे, मगर निगाहें कहीं और थीं। जानवी की आवाज़, उसके शब्द, उसकी छुअन, सब कुछ एक सच्चाई की तरह उस पर असर कर रही थी।
अपनी माँ की बात सुनकर उसे अच्छा लगा। यश को लग रहा था जैसे उसकी माँ ने उसके दिल की वो बात कह दी हो जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाया था। अचानक वो थाली एक तरफ रखकर जाह्नवी के गले लग गया। कुछ पल वैसे ही चुपचाप बीते। दोनों एक दूसरे की धड़कनें सुनते रहे। थोड़ी देर बाद जाह्नवी ने अपनी आंखें पोंछीं और मुस्कुराकर कहा, मॉम, मैं समझता हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मुझे पता है बेटा, जाह्नवी ने सिर हिलाया। बहुत सी बातें समझ में आ रही हैं। शायद इसीलिए उसने कहा था कि घर पर बात बिल्कुल मत करना। वो नहीं चाहती थी कि हमारे प्यार की बात डैड को पता चले। वो जानती थी कि डैड उसकी सच्चाई जानते हैं। जाह्नवी ने सिर सहलाया। और तुमने मान लिया, ये बहुत समझदारी की बात थी। इसी बीच अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। युग और जूही दोनों अंदर आए और उनके हाथ में तकिए थे। ऐसे क्या देख रहे हो? जाह्नवी ने कहा, हम दोनों आज तुम्हारे कमरे में सोएंगे। हाँ, और सोने से पहले कोई बढ़िया सी मूवी देखेंगे, जूही ने चहकते हुए कहा। यश और जाह्नवी ने एक दूसरे को देखा और फिर एक हल्की सी हंसी आई। मगर क्यों? यश ने पूछा। क्योंकि मेरी दोनों भाइयों पर बराबर की हिस्सेदारी है, जाह्नवी बोली। कल को जब इनकी शादी हो जाएगी तो मुझे कोई अपने कमरे में नहीं सोने देगा, इसलिए आज के लिए तो मैं बीच में ही सोऊंगी। कमरे का माहौल हल्का हो गया। युग ने हंसते हुए तकिया यश के सिर पर फेंका और बोला, चल मूड ठीक कर, मूवी लगा। जाह्नवी ने थाली उठाई, सबको देखा और मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद जब मूवी देखने के बाद जूही सो गई, तब यश चुपचाप खिड़की की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में अब भी कुछ अनकही बातें थीं। युग पास आ गया। क्या सोच रहा है? युग ने पूछा। महक के बारे में, यश ने धीमे से कहा। तुम उसकी सच्चाई जानते हो, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, युग ने उसे समझाया। तो क्या मैं गलत हूँ? यश ने पूछा। नहीं, तू गलत नहीं है, मगर जो तू चाहता था शायद वो सिर्फ तू ही चाहता था। और किसी का साथ चाहिए होता है रिश्तों में, अकेले चाहने से कुछ नहीं होता। यश ने आंखें बंद की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हार गया? क्योंकि तूने सच्चा चाहा था, और जब कोई सच्चा चाहता है तो उसे हार की चुभन बहुत गहरी लगती है। मगर भाई, यही जिंदगी है। हम सबको कभी न कभी अपना हिस्सा छोड़ना पड़ता है ताकि किसी और की कहानी पूरी हो सके। यश ने युग की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून सा था। शुक्रिया भाई, दोनों हंस पड़े। कमरे की हल्की रोशनी में यश की आंखें बंद होने लगी। शायद पहली बार वो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन खुद से थोड़ा सुलझा महसूस कर रहा था। सूरज की हल्की किरणें बड़ी बड़ी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। जाह्नवी किचन से निकलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सजा रही थी। गर्मा गर्म पराठे, आलू की सब्जी, उपमा और फ्रूट जूस, सब कुछ सुव्यवस्थित था। टेबल पर जयराज पहले से बैठ चुके थे। उनके साथ जया और राजन भी थे। तीनों अखबार देख रहे थे और चाय की चुस्कियों के बीच धीमे स्वर में बात कर रहे थे। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरने की आहट हुई। सभी ने एक साथ गर्दन उठाकर ऊपर देखा। यश और युग दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रहे थे। दोनों भाई अभी भी थोड़ा सा थके हुए लग रहे थे, जैसे रात को बहुत सारी बातें की हों, लेकिन चेहरों पर एक शांत सुकून था। गुड मॉर्निंग, यश ने सबसे पहले कहा और दोनों अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए। जाह्नवी ने मुस्कुराकर दोनों की प्लेट में नाश्ता परोसा। तभी जयराज ने यश की तरफ देखा और धीमे से कहा, अगर तुम चाहो तो आज ऑफिस मत जाना। मैं तो कहता हूँ, राजन ने चुटकी ली। आज किसी को भी ऑफिस नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, जया ने हंसते हुए कहा। आज का दिन थोड़ा खास है, मैंने प्रदीप और प्रीति को बुलाया है। राजन ने गंभीरता से कहा। आज उनकी मौजूदगी में शादी की तारीख तय करनी है। जयराज ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, जाह्नवी ने मुझे बताया था, मगर मैं भूल गया था। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए। तभी यश ने अपनी बात तोड़ी और दादू की ओर देखकर कहा, दादू, उस दिन आप कह रहे थे ना कि आपको मेरे लिए एक लड़की पसंद है। सभी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा। उसके शब्दों के साथ ही पूरे टेबल पर एक गर्माहट सी फैल गई। जाह्नवी की आंखों में चमक आ गई। जय ने मुस्कुराकर यश की पीठ थपथपाई और जयराज ने एक संतोष की सांस ली। राजन हंसते हुए बोले, ये हुई ना बात, यही तो चाह रहे थे हम लोग। यश हल्के से मुस्कुराया और नीचे देखते हुए चाय की प्याली उठाई। शायद ये मुस्कान एक नए सफर की शुरुआत थी, एक नई मंजिल की तरफ पहला कदम।